हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आदिकाल हमारा अभी चल रहा है और हिंदी साहित्य हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज एक एक थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से पूरा हिंदी साहित्य आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे कल हमने पूरा 80 क्वेश्चन ख़त्म किया था। आज 80 से हम और 100 तक करने वाले हैं। और कल कुछ बाकी रह गया था पीछे का, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। वो इसी पीडीएफ में है, मैं आपको करवा दूँगी। देखिए 46 के बाद यहाँ 63 दिख रहा है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिस रह गया था, तो वो क्वेश्चन भी आज हम देख लेंगे। और 80 से इधर 100 भी, ये भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि पूरा आदिकाल जितना भी आपने 2-3 दिन में पढ़ा है वो आपको समझ में आया या नहीं। और यकीन मानिए, अगर आप बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करते हैं तो आपको फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही समय पे सही डिसीजन लेना और सही समय पे सही तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लास्ट समय पे स्टार्ट करेंगे तो फिर काफ़ी मुसीबत आने वाली है। इसी पे आपका 2-3 मार्क्स से जो है सिलेक्शन रुकता है। इसीलिए इस बार जो है तैयारी अपनी पक्की रखनी है और अभी से शुरू कर देना है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट हम यहाँ पे करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जितना भी यहाँ पे आपको कराया गया है थ्योरी क्लास, वो थ्योरी की पूरी PDF आपको जो है मिलेगी 299 रुपीज़ में। तो जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मिलेगा पूरा हिंदी साहित्य का। इसके बाद पूरा हिंदी साहित्य का थ्योरी मिलेगा। ये पूरा कंप्लीट आपको मिलने वाला है 299 में, तो आप इसको ले सकते हैं। और लगातार इसका रिवीजन कीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आपका जो है रुकेगा नहीं, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। क्योंकि बहुत ही प्रीमियम क्लास की आपकी पूरी नोट्स आपके लिए तैयार की गई है। नगेंद्र की पुस्तक और रामचंद्र शुक्ल की एक एक लाइन मैंने उठाई हुई है, जो भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आपका बनता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पूरा आपको मिल जाएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, ये नंबर आप नोट कर लीजिए जिनको भी ज़रूरत है। 7992287750। ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 80 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 81 नंबर में, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको करवा चुकी हूँ। और किसी भी चीज़ को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसका सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप उसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यूट्यूब में। बाकी के और आदिकाल के लगभग 200 क्वेश्चन है जो आपको PDF के साथ पूरा मिलेगा। PDF के साथ तो आपको पूरा 300 क्वेश्चन मिलेगा। तो ये 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा जो PDF लेंगे उनको, क्योंकि कुछ तो अलग आपका उनका थोड़ा रहना चाहिए, पैसे लगा रहे हैं तो इसीलिए उनको कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा मिलेंगे। पर यहाँ पे भी मैं आपको 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से करवाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सरहपा है, मछेंद्र नाथ है, कांडपा है या फिर गोरखनाथ है। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मछेंद्र नाथ, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आदिनाथ थे हमारे शिव के इधर आपके फिर मछेंद्र नाथ देखने को मिलते हैं। तो ये हमने पूरा यहाँ पे पढ़ रखा है, सारा कुछ आपको थ्योरी क्लास में बताया है बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे जो आपका एक्सप्लेनेशन है ये ज़रूर आप पढ़ा कीजिए। जब भी आप PDF लेंगे तो उसके साथ आपको ये मिलेगा पूरा। तो इसका आप आसानी से, आराम से, तसल्ली से बैठ के इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि एडिशनल जानकारी इसमें दी गई होती है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिसल देव रासो की नायिका का नाम बताना है। तो ये कल भी हमने किया था ये क्वेश्चन, और आज आप इसको बताइए। राजवती, रूपमती, मृणालवती या राजमती। देख सकते हैं कितने ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने आपको रासो ग्रंथ के बारे में पूरा विषय वस्तु बताया है, नायक नायिका सबके बारे में बताया है, डिटेल से सारी क्लासेस करवाई हैं। तो इतना अच्छा कंटेंट आपको इतने कम दाम पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, और फ्री क्लासेस तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो बस इसका वैल्यू समझिए और इसको सही समय पे इसके साथ जुड़ जाइए।
और कंटिन्यू बस लगे रहिएगा, तभी आपके लिए ये सार्थक होगा। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो राजमती हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना है आपको। तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, तो क्या ये कथन सही है? राष्ट्र चित्रण ही देखने को मिल रहा था जब मैं आपको थ्योरी करवा रही थी, पूरा आपको आदिकाल की प्रवृत्तियां मैंने बताया था, उसमें बताया था मैंने आपको कि राष्ट्र प्रेम का इसमें अभाव देखने को मिला है, तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। बाकी सभी चीज़ें आपको देख के समझ में आ जाएगा। युद्धों का सजीव वर्णन बिल्कुल है, और शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक जीवंत चित्रण हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस एवं वीर रस का एक साथ चित्रण हुआ, बिल्कुल सही है, जिसमें आपका चंद्रबरदाई है, फिर बिसल देव रासो है जो श्रृंगारिक रचना के अंदर आती है। तो ये सभी आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ये देखिए पूरा आपको यहाँ पे दिया गया डिटेल में, इसको भी समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद के घड़ी बेअंद गरजे, बाजंत अनहद तूर। ये जो पूरी पंक्ति है बताना है, इसमें अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? तो यहाँ पे कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोरखनाथ। ठीक है, ये गोरखनाथ की ये पंक्ति है पूरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? किस ग्रंथ के बारे में इन्होंने यह बात कही है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। ठीक है, भाषा मतलब उनकी सही नहीं है, इनका कहने का मतलब ये है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, व्याकरण का इसमें उचित व्यवस्था नहीं किया गया है। तो यह इन्होंने किसके बारे में कहा है? पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो या खुमान रासो? तो आप सभी जान रहे हैं ये सभी बातें इसमें किसके बारे में कही जा सकती है, आपको एक आइडिया अभी तक लग गया होगा, पृथ्वीराज रासो। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बता सकते हैं आप। जम्बू स्वामी चरियु, पौम चरियु, पाहुड़ दोहा या महापुराण? बताएंगे कड़वक शैली का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाहुड़ दोहा। ठीक है, पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी आप जो देख रहे हैं ये तीनों जो ऑप्शन है इसमें कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण उनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बताएंगे सिद्ध, नाथ, सूफी या कबीर, किसकी बात यहाँ पे की जा रही है? 87 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे सिद्धों की बात की जा रही है। तो सिद्धों की भाषा को क्या कहा गया है? संध्या भाषा कहा गया है। किन्होंने कहा है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ जब हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में थ्योरी क्लासेस पढ़ी थी। अब आगे देखते हैं, जिन्होंने भी नहीं देखा है थ्योरी क्लास, पहले उसको देखिए, उसके बाद आप क्लास करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आदिकाल की किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंद्रबरदाई, अब्दुल रहमान, इनको अदमान भी कहा जाता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। विद्यापति, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद? बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो बिल्कुल सही हो जाएगा कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? तो इन्होंने खड़ी बोली का विकास किया, खड़ी बोली को सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया, तो इसीलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए इनके बारे में बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहा जा रहा है, चंदायन को लोर कहा या फिर लोर कथा नाम से अभिहित किया है किसने? माता प्रसाद गुप्त ने। ये प्रश्न आपका बना है, तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से पता चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? बताएंगे वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, विभत्स और श्रृंगार रस, रौद्र और श्रृंगार रस, या वीर और शांत रस? बताएंगे 89 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सभी जानते हैं वीर और श्रृंगार रस हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कितने बार ये पूछा गया है, कितने सारे एग्जाम में, है ना। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरहपा को माना है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किन्होंने कौन सा किसको क्या क्या माना है यहाँ पे भी दिया गया है, और मैंने आपको पूरा लिखवाया है, तो आप उसको ज़रूर बढ़िया से याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और अगर उसका नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी आप ले सकते हैं। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने अभिग्रह संग्रहित किया है? हिंदी काव्यधारा के नाम से बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताएंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन ने किया है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, आदिकाल के कवि सरहापाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? तो आदिकाल के कवि सरहापाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चल के, ये पूरा मैंने आपको नोट करके लिखवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कबीर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कबीर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन किसका है, बताना है आपको। ठीक है, जायसी का, तुलसी का, कबीर का या देवसेन का? अच्छा, यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या मिश्र बंधु? बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, राम कुमार वर्मा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? मैंने आपको तीनों अलग अलग नाम लिखवाए हैं, जो जिन्होंने प्रमाणित माना है, जिन्होंने अप्रमाणित माना है और जिन्होंने अर्ध प्रमाणित माना है, तीनों का नाम मैंने आपको लिखवाया है, तो उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कर्नल टॉड। ठीक है, कर्नल टॉड जो है इन्होंने प्रामाणिक रचना माना है। प्रामाणिक और किन्होंने माना है, तो ध्यान रखिएगा, श्याम सुंदर दास एक सबसे बड़ा नाम है। ठीक है, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, तो इन्होंने क्या माना है, प्रामाणिक माना है। कर्नल टॉड भी है, मिश्र बंधु ने भी माना है। ठीक है, मिश्र बंधु ने भी माना है, याद रखेंगे, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या भी हैं, तो ये सभी नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, प्रामाणिक किन्होंने माना, अप्रामाणिक किन्होंने माना और अर्ध प्रामाणिक किन्होंने माना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भरतेश्वर बाहुबली रास बताएंगे, जैन साहित्य, सरासो साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य? तो आपको ये क्वेश्चन देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा जैन साहित्य। रास को देख करके रासो साहित्य मत लगाइएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि रासो और रास ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और जैन साहित्य से संबंधित था रास, और जो आपका ऐतिहासिक और वीर गाथात्मक चीज़ें थी वो आपके रासो साहित्य के अंदर था। याद आया आपको, मैंने कैटेगराइज करके बाकायदा आपको विभाजित करके चीज़ें लिखवाई हैं, तो इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो भी यहाँ एक्सप्लेनेशन है उसको आप बाद में देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना शिलांकित है? बताएंगे, वर्ण रत्नाकर, बसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राउरवेल? सबके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताओ सारा जितनी भी रचनाएं करवा रही हूँ सारा मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राउरवेल। ठीक है, परसों ही करवाया है मैंने आपको ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आदिकालीन साहित्य से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है वो बताना है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद था, तो यह तो बिल्कुल सही कथन है। दोहा कोशों और चर्या गीतों का जो भाषा शैली, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये बात तो गड़बड़ कह दिया इन्होंने। ठीक है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित यह कथन बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि इसमें जो है चर्या पद जो है एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय में गाया जाता है, और दोहा कोश जो है वो चर्या पद की रचना है, और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जो बौद्ध सिद्ध के समय की रचना है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ही जो है वो हो जाएगा, गलत है, इसीलिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका,
रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। प्रबंध, चिंतामणि, पाहुड़, दोहा, नेमिनाथ, चरियो और भविष्यत कहा। तो चारों रचना मैंने आपको बताई हुई हैं, बस इसका नाम आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान में रखना है। तो यहाँ याद रखिए, प्रबंध चिंतामणि पहला ही गलत है, विनय चंद्र सूरी नहीं होगा। ये किसकी रचना है? मेरुतुंग की रचना है, मेरुतुंग की रचना है, ठीक है। पाहुड़ दोहा का सही है राम सिंह, और नेमिनाथ चरियू जो है हरिभद्र सूरी। भविष्यत कहा जो है धनपाल का है, बिल्कुल सही है। और याद रखिए, विनय चंद्र सूरी जो है इनकी रचना है नेमिनाथ चौपई, ठीक है, नेमिनाथ चौपई ऐसे लिखेंगे, ठीक है, चौपई। तो अच्छा यहाँ पे दिया भी है, इसको आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसहर चरित्र के लेखक कौन है बताएंगे? जसहर चरित्र के लेखक कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या अब्दुल रहमान? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। पुष्पदंत बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। और आज का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम नहीं है, अभी हम उधर वाला भी देखेंगे। तो दब सहाय पयास, ये पूरा मैंने आपको लिखाया हुआ है। ये अपभ्रंश किस ग्रंथ की रचना किसने लिखी है बताएंगे? अपभ्रंश नामक इस लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? तो यहाँ पे आपको पता होगा, देवसेन का हमने जब जिक्र किया था, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और हमने पूरा 100 क्वेश्चन कर लिया। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपके 200, वो आपको PDF के साथ मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक बार मैं 47 नंबर क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो उसको देख लेते हैं। देखिए 47 नंबर पे हम पहुँच चुके हैं। 47 नंबर है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोज मार्ग में जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया जाता है? महासुख के बारे में मैंने आपको बताया है, किस साहित्य से संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है, बताएंगे। यहाँ से ये आपका एक पेज छूट गया था, तो ये आपको मैं करवा देती हूँ, क्योंकि आपको प्रॉपर 100 क्वेश्चन आपको मैंने बोला है, तो वो मैं आपको करवाऊँगी। और यहाँ पे आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या लौकिक साहित्य? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, ठीक है। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपका यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई क्या है? केवल कवित्त के रचयिता हैं, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, केवल दूहा और तोमर के रचयिता हैं, व्याकरण के पारंगत हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपका UGC नेट में पूछा जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के विकल्प आपको दिए जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका धीरे धीरे ये टीचिंग लेवल में भी पूछा जाएगा, TGT PGT लेवल पे, तो आपको पता होना चाहिए। और आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप बिल्कुल इसको बता सकते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहले तो ये कि हिंदी के प्रथम महाकवि रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को ही माना है। दूसरा कौन सा सही होगा? तो याद रखिए, ये व्याकरण में भी पारंगत थे। तो ये दोनों बातें आपको बताई गई हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जन्मकाल के अनुसार बताना है कौन सा यहाँ पे अनुक्रम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे? सबसे पहले जो है वो स्वयंभू हो जाएंगे, सबसे पहले स्वयंभू हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे लुइपा, उसके बाद हो जाएंगे पुष्पदंत, उसके बाद हेमचंद्र। इस प्रकार से लुइपा का समय कहीं कहीं पे अलग भी देखने को मिलता है, लेकिन आयोग ने जो इसका उत्तर माना है वो जो है बी माना है। बी यानी कि 2-1-4-2-1-4-3, यानी कि पहले स्वयंभू, फिर लुइपा, फिर पुष्पदंत, फिर हेमचंद्र, जो मैंने आपको भी बताया। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के बारे में कौन सा तथ्य जो है सही है, वो बताना है। उनका जन्म पटियाला में हुआ था, तो ये क्या ये कथन सही है? तो ये कथन गलत हो जाएगा, पटियाला में उनका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। उनका पटियाली नामक ग्राम में, एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ है। पटियाला अलग हो जाएगा, वो पंजाब साइड में, वो वाला नहीं है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो ये आपका कथन क्या सही है? तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। और वे ईरान और भारत के
फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। ये भी सही है। इन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। ये गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला था मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदवी में पूछो। हिंदवी इन्होंने कहा था, फारसी नहीं कहा था। तो ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ 2 और 3 सही हैं। 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, चंदन बाला रास बताया हुआ है। चंदन बाला रास किसकी रचना है? जिनधर्म सूरी, सुमतिगण, मुनिजिन विजय या आसगु। तो जितना भी करवाया है आदिकाल के लिए बहुत इनफ है, उसको बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आसगु जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से किस छंद का प्रयोग किया गया है? ये भी आपको बताया गया है, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो कवित छंद का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता या मणि मंजरी। तो मैथिली भाषा में पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा? पदावली। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पौमचरियों में किसका वर्णन है? पौमचरियों में किसका वर्णन है बताया गया है आपको, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पौमचरियों, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राम का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके DSSS TGT में पूछे गए हैं 2021 में, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और इसमें बहुत सारी बातें आपको एक्स्ट्रा बताई गई हैं, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, खड़ी बोली, उर्दू, अवधी या ब्रज। बताएंगे 55 का ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो खड़ी बोली। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं, उसको भी ज़रूर आप एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज भाषा के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी भाषा या अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। तो ये आपको बताया गया है, मैंने लिखवाया है प्रॉपर, डिंगल और पिंगल दोनों को। तो याद रखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा यहाँ पे डिंगल भाषा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? अभी भी बताया मैंने आपको, क्या हो जाएगा? एटा। एटा के पटियाली नामक गांव में हुआ है, कस्बे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? हम्मीर रासों जो कि उपलब्ध नहीं है, इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और इसके जो रचनाकार माना है वो कौन हो जाएंगे? सारंगधर। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बताया था आपको कि प्राकृत पेंगलम में इनके कुछ छंदों का आधार मिला था। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, तो पूरा क्लास आप ज़रूर देखिएगा और 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, उसको रिपीट कीजिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक बार में सभी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। जो लोग नए पढ़ रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो वो उसको समझ जाएंगे। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? राजस्थानी भाषा, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा। तो यहाँ पे जिनका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मैथिली भाषा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? हिंदी के लिए क्या किया था? हिंदवी प्रयोग किया था। और किसी को आपको नहीं देखना है, ना संस्कृत होगा, ना रेखता होगा, ना हिंदुस्तानी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हिंदवी हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवधी है, मिश्रित अपभ्रंश है, ब्रज है या प्राकृत है? तो याद रखिए मिश्रित अपभ्रंश है, इसको अवहट कह सकते हैं आप, अवहट कह सकते हैं। तो अवहट में इन्होंने कीर्तिलता की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का, क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। ये आपका 1-2 पेज था जो छूटा हुआ था, ये दोनों पेज भी मैंने आपको करवाया। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए आदिकाल के, जो आपको कंप्लीट करा दिया गया है। इसके बाद आपको भक्ति काल कराया जाएगा। ठीक है, और हम साथ ही साथ एस्टेट को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एस्टेट भी आपका सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो बहुत ही अचानक से आपको जो है BSEB धक्का देने वाली है, तो इसीलिए आपको पहले से उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बालचंद बिज्जावई भाषा दुल्हनी
लग गई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है, ये बताना है आपको। कीर्ति पताका, लिखनावली, भू परिक्रमा या कीर्तिलता। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, अब इसके लिए मुझे फिर ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहीं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद देखिए यहाँ पे 316 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये 350 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। तो ये वही इनको, ये तो उन्हीं को मिलेगा जिनके पास PDF है ना। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा इसका आंसर बता देती हूँ, कीर्तिलता हो जाएगा, ठीक है। तो कीर्तिलता वो ग्रंथ है जिसमें यह अवहट भाषा में रचित ग्रंथ है, ये भी आपको याद रखना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों ही रचनाएं अवहट में लिखी गई हैं। बालचंद बिज्जा वही भाषा दुल्हनी लगई दुज्जन हासा, ये जो उनकी पंक्ति है ये कीर्तिलता से ली गई है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कीर्तिलता की जो रचना है भृंग भृंगी संवाद के रूप में की गई है। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी जब हम विद्यापति को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने यहाँ तक वीडियो को कंप्लीट देखा है। और अगर यहाँ तक आपने देखा है तो निश्चित रूप से आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और आपकी सफलता निश्चित है। इस प्रकार से अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश बताएंगे परमात्म प्रकाश रचना किसकी है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये मुझे आप ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसका आपको बताया गया है ये आपको क्लास में। तो इसका बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपका आदिकाल हमने ख़त्म कर लिया, तो 2 टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ और आदिकाल, ये दोनों आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो है हमारा भक्ति काल रहने वाला है, और बहुत ही डिटेल में हम एक एक चीज़ को देखेंगे। नगेंद्र की पुस्तक आपको कंप्लीट मिलेगी और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आपको कंप्लीट मिलेगी। ये दोनों पुस्तक को मैं आधार बना रही हूँ अपने नोट्स में, और इसको बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। इसको कर लेने के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को वहाँ पे ध्यान में दे के ही सारे नोट्स को कंप्लीट किया है। तो ये पूरा आपको यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।